हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएससी एजुकेशन बाय ऋतुराज। और आज हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स को। तो इसकी शुरुआत हम इसके डिफिनेशन से करते हैं। प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि क्या करे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर पे डिपेंड करे, ना कि उनके नेचर पे डिपेंड करे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने शुगर लिया, ठीक है, यूरिया लिया और आपने टेबल साल्ट लिया। इन सब का अगर नेचर देखेंगे तो ये क्या होंगे, नेचर बाई डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब आप इसका मोल, एक मोल सोल्यूशन बनाएंगे तो एक मोल सोल्यूशन में देखेंगे कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर्स इसके आएंगे, मोल्स हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या हैं। सबसे पहले इसका जो पहला एग्जांपल है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। उसके बाद से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। और चौथी जो इसकी प्रॉपर्टीज है, चौथा जो इसका एग्जांपल है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, इसको जानते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन जो हो वो डाइल्यूट हो, मतलब कि उसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हो उसकी मात्रा बहुत कम, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हो उसकी मात्रा बहुत कम हो। सॉल्यूशन शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके। अगला, सॉल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल, जो सॉल्यूशन होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फाइंड करने के लिए, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए जो इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि लेस इवापोरेट होता हो या जो इवापोरेट ना होता हो। अब हम इसको पहला इसका एग्जांपल लेते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। मान लीजिए कि हमने एक सॉल्यूट लिया। ये जो सॉल्यूट जो है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि ये ऐसा सॉल्यूट है जो जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और ये इवापोरेट भी आसानी से नहीं होता। ये उसके बाद से हमने क्या किया कि सॉल्वेंट लिया। ये जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब कि आसानी से इवापोरेट हो जाता है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लेस वोलेटाइल इन नेचर होगा। इसी को कहते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर था, मतलब कि इवापोरेट नहीं हो रहा था, और जो सॉल्वेंट था वो इवापोरेट हो रहा था। तो जो सॉल्वेंट था वो जब इवापोरेट हो रहा था तो वेपर निकल रहे होंगे, तो वेपर में भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया ना तो क्या हुआ कि ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था इसको सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने दबा दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, अब जो सोल्यूशन बना वो लेस वॉलेटाइल बना, और इस तरह से जो सोल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। When non-volatile non-electrolyte solute is added to volatile solvent, vapor pressure of solution is less than as compared to pure solvent. This is called lowering of vapor pressure. बस वही, जब हमने नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड किया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो कम हुआ। किससे? जो प्योर सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर से। इसी को हमने कहा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम इसको डिराइव करते हैं। जो हमारा जिसपे हमारे क्या होते हैं कि सवाल लगते हैं, जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो आप सबको मालूम है अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, हमने राउट लॉ का थर्ड स्टेटमेंट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल टू होता है। हमने क्या देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ठीक है, तो x2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x2 इक्वल टू n2 अपान n1 प्लस n2, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो इक्वल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके ये जो n1 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
और ये N2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इज डाइल्यूट, क्योंकि मैंने बताया कि कंडीशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तो जब सोल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट का मात्रा ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट का जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो N1 प्लस N2 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं N1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इस X2 की वैल्यू को पुट करेंगे। जब ये N1 हो गया तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं N2 अपान N1। N1 प्लस N2 हो गया, N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं N2 अपान N1। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब जैसे ही आप रखेंगे तो देखिए इसका क्या आएगा, डेल्टा पी अपन पी नॉट इक्वल टू N2 अपन N1। अब हम लोग को एक चीज मालूम है कि N जो होता है वो क्या होता है, W अपन M, जहाँ पे W जो है मास इन ग्राम है और M जो है मोलर मास है। अब हम इस इक्वेशन को P नॉट डेल्टा P अपन P नॉट लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 अपन M2, W2 अपान W1 अपान M2 अपान M1। अब हम यहाँ से M1 जो निकालेंगे, M2 जो निकालेंगे, उसको अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो M2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है वही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे कौन क्या था। जहाँ पे M1 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था, W2 जो है वो मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट था, W1 जो है मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, और P नॉट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और डेल्टा P जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको 2-3 बार आप देखिए तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग को न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, इसीलिए हमने M2 को ड्राइव किया है इसमें।